हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? फेजर्स। ये लिखा हुआ है रोटेटिंग वेक्टर्स, और फेजर्स बड़ी सी लाइन लिखी हुई है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी वोल्टेज एंड करंट के बाय रोटेटिंग वेक्टर्स। और आप जानते हैं न वोल्टेज और न करंट दोनों वेक्टर्स नहीं है, फिर भी हम बात कर रहे हैं किसकी? फेजर्स की, रोटेटिंग वेक्टर की बात कर रहे हैं। और ये रोटेटिंग वेक्टर क्या है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में अगर जानना है तो आप ऑसिलेशंस के जो वीडियोस है ना, वहाँ पर रेफरेंस सर्किल और आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पर जाइए, उसमें आपको बहुत ही क्लियर आपको मिल जाएगा। फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पर रिपीट करेंगे। फेज और फेजर्स क्या होता है? फेज आप जानते हैं कि क्या चीज़ होती है? दिस इज क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड पोजीशन ऑफ वैरिंग क्वांटिटी। कोई चीज़ चेंज हो रही है, उसी का फेज, उसी के बारे में जो टर्म फेज है उसी के बारे में यूज होता है कि टाइम के साथ कोई क्वांटिटी बदल रही हो तो बोलते हैं इस समय किस फेज में है। ठीक है, तो उस चीज़ को, फेज को बता दे, वही क्वांटिटी, वही चीज़ क्या होती है? फेजर। जिसकी हेल्प से हम फेज बता देते हैं वो चीज़ फेजर होती है। तो आप इजीली बता सकते हैं। जैसे आप कोई प्लांट आपने लगाया है गमले में, कोई पूछ देता है बाद में कि अभी क्या कंडीशन है, किस फेज में है, तो आप क्या बोलते हैं? उसमें बस फ्लावर आने ही वाले हैं, थोड़ी थोड़ी बर्ड्स उसमें दिखाई दे रही है। तो एक फेज आपने बताया ना बर्ड्स के जरिए, तो वहाँ का फेजर एक बर्ड भी हो गया। ऐसा हो सकता है। आप मून का फेज बोलते हैं, फेजेस ऑफ मून। तो क्योंकि मून का शेप बदलता हुआ दिखता है, ऐसे तो नहीं बदलता, लेकिन हमारे यहाँ जो विजिबली हम उसको चेंज होता हुआ देखते हैं डे बाय डे, तो हम कैसा है, अभी बहुत क्रेसेंट है, हाफ से थोड़ा कम है, हाफ है, कंप्लीट सर्किल जैसा दिखने वाला है, इस तरह का बोलते हैं। तो इनके फेजेस बोलते हैं। क्योंकि फेजेस किसके हम काउंट करते हैं, फेजेस किसके हम नाम लेते हैं? जिनमें कोई चेंज हो रहा होता है टाइम के साथ, और उस चेंज को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ को हम, उसकी क्वांटिटी को या उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? फेजर बोलते हैं। तो यहाँ क्या बदल रहा है? आप यहाँ पर वोल्टेज और करंट बदल रहे हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है कि वोल्टेज और करंट साइनसॉइडली चेंज हो रहे होते हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी साइनसॉइडली वेरी करता है, और अल्टरनेटिंग करंट भी क्या होता है? साइनसॉइडली वेरी करते हैं दोनों। तो दोनों का वेरिएशन टाइम के साथ कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, टाइम के साथ। तो ये वोल्टेज या करंट ऐसे बदलते हैं। तो हम लिखते क्या है? हम लिखते हैं ना V इक्वल्स Vm साइन ओमेगा t, जबकि V स्केलर, Vm वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू स्केलर, तो ये स्केलर है। करंट भी अगर लिखते हैं तो हम करंट I इक्वल्स Im साइन, ये ओमेगा टी की जगह कुछ अलग भी हो सकता है, ओमेगा टी भी हो सकता है। तो ये भी साइनसॉइडली वेरी कर रहा है। तो अब ये तो स्केलर साइन का वेरिएशन साइनसॉइडल है, और ये जो प्रोड्यूस हुआ है वो किससे हुआ है? किससे आया हुआ? किसी कॉइल के यूनिफॉर्म रोटेशन से आया है। ओके, यानी कॉइल के हर पार्ट के सर्कुलर मोशन करने से आया है। तो ये कॉइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में, उससे ये प्रोड्यूस होता है। तो किसी न किसी रोटेशन को ही ये वैल्यूज क्या करती है? अनलॉक करती है। ठीक, या उसके करस्पॉन्डेंस में ये है। अब इसके बाद जब फेज की बात आई तो वही रहा कि अभी मैक्सिमम वोल्टेज है, पॉजिटिव ही है लेकिन थोड़ा कम है, जीरो है, इसके बाद अब नेगेटिव होने वाला है। इस टाइम पर क्या है? ये नेगेटिव है और लेकिन मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। इस टाइम पर ये नेगेटिव डायरेक्शन में है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू है। इस टाइम पर है पॉजिटिव होने वाला है लेकिन वैल्यू क्या है? ज़ीरो है। तो ये क्या है? इनके डिफरेंट फेजेस हैं। और इसको, ये जो वेरिएशन आया कैसे है? कॉइल के डिफरेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग है। जब हम बात कर रहे थे कि कोई जनरेटर कॉइल
ऐसी पोजीशन में है जहाँ पर फ्लक्स मैक्सिमम है, तो उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़ीरो है, और उस समय ईएमएफ भी क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़ीरो होगा, यानी ये वोल्टेज क्या होगा, ज़ीरो होगा। जिस समय ये कॉइल टर्न होकर, यूनिफॉर्म रोटेशन कॉइल का हो रहा है, लेकिन फ्लक्स का चेंज और उसका रेट ये बदल रहे हैं साइनसॉइडली, तो फ्लक्स की वैल्यू भी साइनसॉइडली बदल रही है, और जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू साइनसॉइडली बदल रही है। तो जब फ्लक्स मैक्सिमम है उस समय रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़ीरो है, और जब ये टर्न करते हुए कॉइल को यहाँ पर फ्लक्स ज़ीरो हुआ तो इस समय रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम है, यानी ईएमएफ मैक्सिमम होगा। तो जब फ्लक्स ज़ीरो होगा तो ईएमएफ मैक्सिमम होगा, जिस समय फ्लक्स मैक्सिमम है उसमें ईएमएफ ज़ीरो होगा। ऐसे ही हर हाफ राउंड बाद क्या होता है, ये अपनी डायरेक्शन भी बदलता है, रिवर्स हो जाता है वोल्टेज। तो हुए ना, इसके डिफरेंट फेजेस में है, अभी नेगेटिव है, मैक्सिमम नेगेटिव है, अभी नेगेटिव ही है लेकिन मैक्सिमम से कम है, फिर पॉजिटिव होने जा रहा है, अभी वैल्यू ज़ीरो है, कुछ ऐसा ऐसा। तो ये होता है। तो इस तरह का वेरिएशन आप कब देखे थे, आप ऑसिलेशंस पढ़ रहे थे तब। हालांकि ऑसिलेशंस में क्या है, पोजीशन वेक्टर, ये सब वेक्टर्स हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड साइनसॉइडली बदलता है। यहाँ जैसा कॉइल का रोटेशन यूनिफॉर्म रोटेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी क्या होता है, रेफरेंस सर्किल पर जो रेफरेंस पार्टिकल है उसका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। तो एक तो सिमिलरिटी है दोनों में कि दोनों कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म रोटेशन से या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से करस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, देखिए ये आप ये सेंटर सर्किल का और ये डायमीटर, ये ठीक है, ये डायमीटर आपको पहले भी हम अगर और भी बढ़िया से और देखना है तो फिर बता ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखना है तो आप ऑसिलेशंस के वीडियोस में जा कर के आप रेफरेंस सर्किल, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सब देख सकते हैं, अच्छी तरह डिटेल में बताया हुआ है वहाँ पर। तो कोई अगर पार्टिकल, यही बोलते हैं ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसी होती है, अगर कोई पार्टिकल किसी सर्किल पर घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो इसके शैडो की या इसके प्रोजेक्शन की जो मोशन है ऊपर नीचे होगी, वही क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो ये रेफरेंस पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। तो ये जो पार्टिकल एन है, अरे पार्टिकल नहीं कहें इसको, आप कह सकते हैं इसका प्रोजेक्शन है, पी का प्रोजेक्शन है डायमीटर पर, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। और ये भी यहाँ पर एम है ऐसा पॉइंट, जब ये P यहाँ से उठ के यहाँ जाता है तो N ऐसे उठ के यहाँ जाएगा, M इधर आएगा, जब P इधर से इधर आएगा तो N क्या होगा, फिर नीचे आएगा, लेकिन M उधर जाता रहेगा। जब P ऐसे आएगा तो क्या होगा, N तो नीचे जाता रहेगा, वापस M लौटेगा, इधर जाएगा। तो ये मोशन होती रहती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन कर रहा है, ये SHM, और इसका भी क्या हो रहा है, SHM हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो इनका डिस्प्लेसमेंट है वो साइनसॉइडली बदलता है। वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ON। सो ON क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ N, डिस्प्लेसमेंट ऑफ N। M क्या है, OM क्या है, ये कौन सा, इंस्टेंटेनियस। सो ON, this is instantaneous, and ON, this is instantaneous displacement of M, ऐसा है। तो डिस्प्लेसमेंट मालूम हो गया तो ये मालूम हो जाए किधर चल रहा है पार्टिकल, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उधर किधर की ओर चल रहा है। जैसे P अगर ऐसे जा रहा है, अभी ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ऊपर की ओर मालूम है, तो अब ये N किधर जा रहा होगा, या तो ऊपर जा रहा होगा या तो नीचे जा रहा होगा, यही होगा। तो ये वैल्यू ON और OM कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ये क्या है, O के रिस्पेक्ट में P की पोजीशन है, OP क्या है, दिस इज रेडियस, या OP क्या कह सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू
ओ, ठीक है, ओ के रिस्पेक्ट में पी का पोजीशन वेक्टर है। तो पी जैसे जैसे टर्न हो रहा है ये एंगल बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अगर ये हम एंगल बता दें कि यहाँ से तो स्टार्ट किया था, मान लेते हैं t=0, यहाँ से अगर स्टार्ट किया था ये p टर्न करना है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल थीटा, और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से अगर ये घूम रहा है तो हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स ओमेगा टी। ये यूनिफॉर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो ओ एन क्या हो जाएगा, तो ओ एन इस फिगर में देखिए ओ एन क्या हो जाएगा, देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, थीटा। तो ये ओ एन को हम, या ओ एन क्या है, पी एम के इक्वल है, ठीक है। तो पी एम अपॉन ओ पी यही साइन थीटा है। तो ओ एन को हम क्या लिखते हैं, ओ पी साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा। या ओ एन क्या है, ओ पी साइन ओमेगा टी, ऐसा हो जाएगा। और वैसे ही क्या हो जाएगा, ओ एम क्या हो जाएगा, आप ये देख रहे हैं। तो ओ एम ये भी, ये क्या हो जाएगा, ओ पी कॉस ओमेगा टी, ओ पी कॉस ओमेगा टी, ये तो इस तरह हो जाएगा। तो अब अगर थीटा, ओमेगा टी मीन्स थीटा, थीटा को ही हम बता दें कि ये अभी 40 डिग्री या 50 डिग्री के पोजीशन में है, तो आप क्या बता सकते हैं कि ये पी पार्टिकल यहां से 50 डिग्री यहां राइज कर गया है, तो एन कहां है, यहां है और उधर जा रहा है। एन की पोजीशन मालूम हो जाएगी। देखिए ओपी फिक्स रेडियस है, आप जानते हैं इसकी लेंथ फिक्स है, तो ओपी नोन है, थीटा यानी ओमेगा टी मालूम हो जाए तो फिर ओ एम मालूम हो जाएगा, और ओ पी यहाँ भी नोन है तो ओमेगा टी यानी थीटा मालूम हो जाए तो क्या हो जाएगा, ओ एन भी मालूम हो जाएगा। तो ओ एन पोजीशन मालूम हो गया, किधर की ओर मूव कर रहा है भी मालूम हो गया। ये एंगल बता दे रहा है, अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो कम से कम कहेंगे ना कि पी इधर जा रहा है, अभी ऐसे जाएगा। तो एन, तब कह सकते हैं कि एन इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, और एम इधर आ रहा है, यहाँ पर है, ये आ रहा है, तो ओ एम भी मालूम हो जाएगा, मोशन की डायरेक्शन मालूम हो जाएगी, ठीक है। तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं फिर, फेज। वो यही फेज बता दे रहा है। एंगल ही अपने आप में इतना सफिशिएंट चीज़ हो गई कि ये एन और एम की पोजीशन भी बता दिया, और एन और एम की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बता दिया, और एन और एम क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। ओके, फिर एक बार कह रहे हैं आप, वो 11th क्लास वाला जो वीडियो है ऑसिलेशन का जरूर देख लीजिएगा, तो इसमें और क्लियर हो जाएगा। तो इसी थीटा को ही फेज बोलते हैं। और फेज एंगल किसका है, ये फेज कहाँ लिया गया है, किसके किसके बीच, ओपी और रेफरेंस लाइन के बीच। ये जो लाइन है क्या है, रेफरेंस लाइन, ठीक है। ये आप इसको आप कह रहे हैं रेफरेंस लाइन, ठीक। तो रेफरेंस लाइन से एंगल किसका, एंगल ओपी का। ओपी क्या है, एक कांस्टेंट लेंथ का वेक्टर है जो रोटेट कर रहा है। पी के घूमने के साथ ओपी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये कांस्टेंट लेंथ का एक वेक्टर है, और इसी की एंगुलर पोजीशन क्या बता दे रही है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ओ एम का और ओ एन का। ऐसे ओ एम और ओ एन कई हो सकते हैं, जितने आप डायमीटर लीजिए सब पे हो जाएगा। तो ओ एन और ओ एम का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ये एंगुलर पोजीशन और ओ पी मिलके दे सकते हैं। तो ओ पी की एंगुलर पोजीशन इससे दे सकते हैं। ओ एम और ओ एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ओ पी के इक्वल। देखिए जब पी घूम करके यहाँ जाएगा तो एन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो जितनी लेंथ ओ पी की है उतना ही ओ एन हो जाएगा। तो ओ एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ पी की लेंथ के इक्वल है। वैसे ही ओ एम, जब पी यहाँ रहा होगा तो एम भी यहीं रहा होगा, तो ओ एम भी ओ पी के इक्वल रहा होगा। तो ओ एम की वैल्यू ओ पी के इक्वल है। तो जो ओ एम और एन सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं,
उनका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, ये OP के मैग्नीट्यूड जो रोटेटिंग वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है। तो अब क्या कह सकते हैं कि क्या साइनसॉइडली वेरी कर रहा है यहाँ पर, यहाँ वोल्टेज और करंट में देखिए क्या हो रहा है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो अगर इसके करेस्पॉन्डेंस में लिखा जाए, अगर देखिए ON इक्वल्स OP साइन ओमेगा टी, ये जनरेटर कॉइल के यूनिफॉर्म रोटेशन से उसके अकॉर्डेंस में ये लिखा हुआ है रिलेशन, और ये रिलेशन क्या है, रेफरेंस पार्टिकल के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने से लिखा हुआ है। और कॉइल पर जो नॉर्मल है मैग्नेटिक फील्ड से उसका एंगल कितना है, वो एंगल यहाँ पर लिखा हुआ ओमेगा टी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ रेफरेंस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है उसका रेफरेंस लाइन से कितना एंगल है, वो एंगल यहाँ ओमेगा टी है। तो वही वहाँ पर जनरेटर कॉइल में नॉर्मल टू द कॉइल वही फेजर का काम कर रहा था, फेज बताने वाला काम कर रहा था। यहाँ पर OP फेज बताने वाला काम कर रहा है कि OP की एंगुलर पोजीशन क्या है, यही फेज बता रही है। तो अल्टीमेटली फेजर OP, तो फेजर क्या होता है, अब इस मोशन में किसका फेजर, M और N का डिस्प्लेसमेंट साइनसॉइडली वेरी कर रहा है, और M और N की वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, OP के साइन कंपोनेंट या कोसाइन कंपोनेंट के इक्वल है। ठीक, हम ये वर्टिकल एक्सिस वाला लेंगे जो ON वाला है, क्योंकि साइन वाला बस लेना है, कोसाइन हमको एक ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ ON क्या है, वर्टिकल एक्सिस पर जो OP का प्रोजेक्शन है वही N का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो N क्या है, ON क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, वो किसको करेस्पॉन्ड करता है, OP साइन ओमेगा टी। तो OP मैक्सिमम वैल्यू है, ON की मैक्सिमम वैल्यू OP है, यहाँ V की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, VM है, और ON प्रोजेक्शन है किसका, OP का वर्टिकल एक्सिस पर। तो वैसे ही VM लेंथ, जैसे OP लेंथ का एक रोटेटिंग वेक्टर है, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग वेक्टर है, जिसका वर्टिकल एक्सिस पर प्रोजेक्शन क्या देता है, इंस्टेंटेनियस पोजीशन देता है किसका, N का। वैसे ही VM लेंथ का कोई वेक्टर ले लिया जाए, रोटेटिंग वेक्टर, उसका इंस्टेंटेनियस जो उसका प्रोजेक्शन है वर्टिकल एक्सिस पर, वह इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज का दे, तो हम इस फेजर को हम वोल्टेज फेजर कहेंगे। ठीक, कुछ बात समझ में आ रही होगी। जैसे फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, N अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, देखिए ये N सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो N के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के इक्वल लेंथ का एक यूनिफॉर्मली रोटेटिंग वेक्टर है OP, जिसकी एंगुलर पोजीशन को आप फेज कहते हैं। किसका फेज, N के ऑसिलेशन का फेज कहते हैं। और इसी वेक्टर OP का प्रोजेक्शन वर्टिकल एक्सिस पर या N का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, तो ये फेजर हो गया। वैसे क्या है, तो V वोल्टेज फेजर क्या होगा, वोल्टेज फेजर क्या होगा, दिस विल बी अ यूनिफॉर्मली रोटेटिंग वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ओके, व्हिच प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल एक्सिस गिव्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज के इक्वल लेंथ का इक्वल वैल्यू का एक यूनिफॉर्मली रोटेटिंग वेक्टर है। इसका प्रोजेक्शन वर्टिकल एक्सिस पर क्या देता है। तो इसी को हम थोड़ा कंक्लूड करते हैं, कुछ पॉइंट्स में लेते हैं। ठीक, सो फेजर टर्म कहाँ से डिराइव किया जा रहा है, हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से। सो द टर्म फेजर, you can say the term phasor is taken
from representation of simple harmonic motion in accordance with uniform circular motion, okay, of reference particle from figure. Point P is going round uniformly on the circle of fixed radius. Okay. Projection of P on any diameter executes simple harmonic motion. Okay. So projection of P on any diameter ओके क्या लिखे हैं? हाँ, executes simple harmonic motion, okay, along that diameter. ठीक, कैसे हम तो इस डायमीटर एम और एन क्या है? ये प्रोजेक्शंस हैं। आप कोई भी प्रोजेक्शन ले सकते हैं और डायमीटर के अलॉन्ग क्या करता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। अगला पॉइंट देखिए, वेक्टर ओपी इज पोजीशन वेक्टर of reference particle P। किसका रेफरेंस है? N का, M का, N और M के रेफरेंस पार्टिकल्स है। ओके, सो वेक्टर OP is position vector of reference particle P and is rotating uniformly। ठीक है, तो वेक्टर ओपी क्या कर रहा है? यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है। और ओपी की एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस लाइन, इट गिव्स इंस्टेंटेनियस फेज ऑफ एन और एम, ऐसे लिखते हैं। सो एंगुलर position of OP, angular position of OP, that is theta, is instantaneous phase of n और m जो भी है। ठीक है, m और n सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। m and n are making SHM। ठीक है, ये पहले बता दी। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है एन का,
वो क्या है, वर्टिकल एक्सिस पर ओपी का प्रोजेक्शन है। ओके, सो द इंस्टैन्टेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ n equals ON है, yeah, that is ON, that is ON is projection of OP, OP क्या है, ये यूनिफॉर्मली रोटेटिंग वेक्टर, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर। तो instantaneous displacement of n, that is ON, is projection of OP on vertical axis. Okay, so वर्टिकल कर रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस पर इसका, ये वर्टिकल एक्सिस पर इसका प्रोजेक्शन है ये। तो ओ एन क्या हो जाएगा, ओ एन इक्वल्स ओ पी साइन थीटा, या इसी क्या लिखते हैं, इसको लिख देते हैं क्या, वाई, मान लेते हैं ये क्या है, वाई ये है। सो y इक्वल्स, ये मान लेते हैं a है OP, तो a साइन ओमेगा t, तो ON को हमने लिख दिया y, OP को लिख दिया a, और यहाँ थीटा को लिख दिया ओमेगा t। अल्टरनेटिंग voltage produced by AC generator varies sinusoidally as V equals Vm sin omega t। ओके, ऐसे ही है। तो which is analogous to uniform rotation of coil in a uniform external field, uniform external field। So on comparing इक्वेशंस, कौन से इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, ये y इक्वल्स a साइन ओमेगा टी, y इक्वल्स a साइन ओमेगा टी and v equals Vm sin omega t,
we can conclude क्या कंक्लूड कर सकते हैं? कि V क्या है? कंक्लूड दैट V is projection of uniformly rotating vector of magnitude Vm, okay, on the vertical axis, ये कह सकते हैं। तो इसी को फेजर कहेंगे, विच इज नोन एज वोल्टेज फेजर। ओके, दिस रोटेटिंग वेक्टर can be termed as voltage phasor, ओके। ये इसी को हम फेजर नाम दे देते हैं, और भले ही वो वोल्टेज का वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो, लेकिन एनालॉजी जो वो सही एकदम, और इसका हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो हम फेजर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? दिस इज यूनिफॉर्मली रोटेटिंग वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज और करेंट, ओके, विच प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल एक्सिस गिव्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट, ये कह सकते हैं। ओके, तो आइए डिफाइन कर सकते हैं हम कैसे। So we can define phasor as, क्या कह सकते हैं? phasor as a voltage or current phasor is a uniformly rotating vector, vector of magnitude equal to maximum value of voltage or current, and which projection on वर्टिकल, हम यहाँ पर वर्टिकल नाम ले रहे हैं, लेकिन कोई रेफरेंस लाइन पर डिपेंड करता है कि ये किधर लिखे, वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा। यहाँ पर हमने रेफरेंस लाइन हॉरिजॉन्टल लिया है, इसलिए हम इसको वर्टिकल एक्सिस ले रहे हैं। ओके, सो प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल
एक्सिस गिव्स instantaneous value of voltage और करंट। ठीक है, तो और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन के इक्वल होगा, वो तो डेफिनेटली वही होगा। ओके, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन, frequency of variation will be same as frequency of rotation of phasor, ओके। ये रेफरेंस लाइन अगर है तो वोल्टेज फेजर मान लेते हैं, ये अगर ये क्या है, V वोल्टेज फेजर है और यहाँ पर ये वैल्यू ओमेगा टी है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, V, ठीक, और V इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ V साइन ओमेगा टी, ऐसा लिखते हैं, या V इक्वल्स Vm साइन ओमेगा टी। सो मैग्नीट्यूड क्या है V का, आप कह रहे हैं यहाँ पर Vm है, यहाँ पर Vm, ये फेजर, और ये जैसे जैसे चेंज हुआ होगा आप इसको एक्सिस पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये ऐसे टाइम एक्सिस पर ड्रॉ कर सकते हैं इसके पैरेलल, कि ये वैल्यू फिलहाल अभी ऐसे, ये घूम करके कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर ऐसे आएगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो ये भी ऐसे ही जाएगा, ठीक, यहाँ ऐसे, फिलहाल ये वैल्यू यहाँ पर है, ये टाइम t इक्वल्स टी है, और जिस टाइम पर थीटा कितना है, थीटा इक्वल्स ओमेगा टी, तो ये थीटा क्या है, थीटा इक्वल्स ओमेगा टी। तो ये यहाँ से ऐसे जब यहाँ पहुँचेगा तो ये वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम होगी, और वैसे ही ये साइकिल क्या करेगा, पूरा करेगा उधर तक, ठीक है। वैसे ही करंट फेजर अगर नाम लेंगे तो करंट भी वैसे ही, कि करंट का फेज क्या है, तो करंट का भी फेजर हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये आप इसको वेक्टर I ऐसे दिखा सकते हैं, वेक्टर मार्क देते हैं, हालांकि ओरिजिनली ये वेक्टर क्वांटिटी सब नहीं है, लेकिन इसका जो वेरिएशन है ना, वो एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो वेरिएशंस हैं उसके एनालॉगस है, इसलिए हम उसको उसकी हेल्प से एक तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यू है वो क्या है, I, ठीक है, और यहाँ पर ये एंगल ओमेगा टी, सो मैग्नीट्यूड ऑफ I ये क्या हो जाएगा, Im, और वैसे ही I इक्वल्स Im साइन ओमेगा टी, और इसको अगर ड्रॉ करते हैं इस एक्सिस पर, तो आप इसको पाएंगे कि ये ऐसे, ये तो फिलहाल अभी जो वोल्टेज है ये वैल्यू है, और ये बढ़ बढ़ के कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, तो ये वैल्यू फिलहाल है। ये जो टाइम है, ये वाला जो टाइम यहाँ टर्न करने का है, वही टाइम यहाँ पर t,
ये ओ और यहाँ टाइम एक्सिस ये टी। तो ये रिप्रेजेंटेशन है आप फेजर के करस्पॉन्डिंग। ये वैल्यूज़ ये हमेशा वैल्यू देगा। जैसे से फेजर क्या होगा, ऐसे टर्न करेगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, ये और ये और ये। यहाँ पर तो क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो आई एम यहाँ पर है। और ये जो टाइम होगा t इक्वल्स ये कैपिटल T/4 होगा, 1/4 राउंड होगा। तो यहाँ से यहाँ फेजर से यहाँ घूम के यहाँ पहुँचेगा, तो ये 90 डिग्री फेज में होगा। और वैल्यू समय करंट की कितनी होगी, इतनी होगी, अगर करंट चल रही है तो। वैसे ही वोल्टेज के बारे में भी कह सकते थे कि वोल्टेज में भी यही होगा कि यहाँ पर तो ये फेजर अगर घूम करके यहाँ आता है तो वोल्टेज बदल के कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ, ये वैल्यू हो जाएगी। तो t इक्वल्स T/4 ये है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर t इक्वल्स T/4 यहाँ होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, t इक्वल्स T/4 होगा, और t इक्वल्स T/4। तो फेजर की इस पोजीशन के लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू इतनी है, मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल है। तो ये फेजर की मीनिंग हुई। आगे और भी हम लोग फेजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ हो गई, और हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत, और भी बहुत सारे वीडियो आने हैं। और अगर पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, और बिल्कुल साथ बने रहिए। अपने सुझाव हमारे तक भेजिए, आप वीडियोज़ को पूरा देखा करिए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे तक भेजिए। तो आप उम्मीद करते हैं आप साथ बने रहेंगे, अपने सुझाव ज़रूर भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।